गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैपिटल गेन्स के अंदर स्पेशल केसेस 2 का मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अभी टोटल मैं 6 स्पेशल केसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑल ऑफ देम आर वेरी कंसेप्चुअल, मतलब कंसेप्चुअल ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा ज्ञान है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 7, कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ गुडविल एटसेट्रा। जो इनटैंजिबल असेट्स होते हैं ना, जैसे गुडविल हो गया, स्टेज कैरेज परमिट हो गया, लूमावर हो गया, टेनेंसी राइट्स हो गया, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस प्रोफेशन, इन सब इनटैंजिबल असेट्स के लिए इन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर कुछ ज्ञान दिया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर ये सारे इनटैंजिबल असेट्स खरीदे हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द परचेज प्राइस, लेकिन अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा निल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका ग्रैंडफादरिंग नहीं होता, यानी कि इफ यू हैव अक्वायर्ड दीज इंटैंजिबल असेट्स बिफोर 2001 तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 नहीं लिया जाता। थर्ड, गुडविल में डेप्रिसिएशन 2020 से बंद हो गया था, तो अगर आपने गुडविल पहले खरीदा और आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे थे और पीजीबीपी में ब्लॉक बनाकर आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे, तब आपको डबल बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। आपने जितना डेप्रिसिएशन ले लिया है उतना गुडविल के कॉस्ट से माइनस हो जाएगा और फिर कैपिटल गेन्स कंप्यूट किया जाएगा। तो दैट वाज गुडविल के केस में कैपिटल गेन्स कैसे निकलता है, टॉपिक नंबर 7। स्पेशल केस अगला, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। देखो दो चीज बैक टू बैक मैं एक बार बता देता हूं। ये 8 नंबर टॉपिक आप देख रहे हो और फिर इसके ठीक बाद देखो 9 नंबर एक टॉपिक है। ये दोनों काफी सिमिलर लग रहे हैं ना, सिमिलर हैं पर थोड़े डिफरेंट हैं। 8 नंबर टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। तो कैपिटल असेट को जब आप स्टॉक में कन्वर्ट करोगे अपने बिजनेस में, दैट इटसेल्फ इज रिगार्डेड एज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ऑन कॉन्ट्ररी, जब आप स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो, किसको, स्टॉक को कैपिटल असेट में, तब वहां पर पीजीबीपी लगता है, तब सेक्शन 28 अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में कैपिटल गेन्स भी लगेगा, पीजीबीपी भी लगेगा, बट ऑर्डर डिफरेंट है। जैसे इस केस में जब आप कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर बाद में जाके बेचोगे, तो कन्वर्जन तक कैपिटल गेन्स होता है, तो फर्स्ट कैपिटल गेन्स, और फिर जब एक्चुअली उस स्टॉक को फ्यूचर में बेचोगे तो पीजीबीपी इनकम होगा। तो यहां पर पहले आपको कैपिटल गेन्स इनकम होगी और फिर पीजीबीपी इनकम होगी। अब एक बार मैं पहले इसको डिस्कस कर देता हूं, फिर अगले वाले को भी कर देंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो इट इज रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर अंडर द डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 47, कैपिटल गेन्स टैक्स अट्रैक्ट होगा। ये देखो, एक पर्सन ने शेयर्स खरीदे थे 2002 में, 2002 में शेयर्स खरीदे थे 20 लाख रुपए के, टू होल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल असेट, तो कैपिटल असेट की तरह खरीदा था, 20 लाख रुपए में खरीदा था, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 20 लाख। 5 साल के बाद 2007 में उन्होंने इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। द मोमेंट आप उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे, इट इज रिगार्डेड एज ट्रांसफर और कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा। तो ये जो हिस्सा है, ये पहला हिस्सा जो ये कैपिटल गेन्स का हिस्सा है। नाउ आप एक्चुअली बेच तो रहे नहीं हो, 2007 में केवल आपने उस शेयर्स को बुक्स में कैपिटल असेट के बजाय स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करके दिखाया, पर आप बेच तो रहे नहीं हो, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कुछ नहीं है। जहां कहीं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं पता होता, वहां पे हम लोग असेट के फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेते हैं। तो कैपिटल गेन्स विल बी कैलकुलेटेड इन 2007 इटसेल्फ, बट पे नहीं होगा। 2007 में जब आप कन्वर्ट करोगे तभी कैपिटल गेन्स अट्रैक्ट हो गया, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा, पर उस वक्त टैक्स पे नहीं होगा। टैक्स पे होता है इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल। तो अभी बस आप कैपिटल गेन्स निकाल सकते हो। तो ये 20 लाख का है, 80 लाख में बिका है, 5 साल है, इंडेक्सेशन आप करोगे, बिकॉज कैपिटल गेन्स में लॉन्ग टर्म हो गया है, तो इंडेक्सेशन करो। तो फेयर मार्केट वैल्यू 80 लाख माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट 20 लाख का जो भी आएगा वो लेस करना है। अब एक दिन आएगा जब आप एक्चुअली इसको बेचोगे, एक दिन आएगा जब आप इसको एक्चुअली बेचोगे। राइट नाउ 2007 में आपने उसको स्टॉक घोषित कर दिया, तो इट इज नो लॉन्गर अ कैपिटल असेट। स्टॉक को आप 15 साल बाद भी बेचोगे तो भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। पीजीबीपी में इंडेक्सेशन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो 2007 में वो स्टॉक बन गया था, अब उस स्टॉक को हम 15 साल बेच रहे हैं, तो वहां पे वो इंडेक्सेशन नहीं होगा, पीजीबीपी इनकम ही रहेगा स्ट्रेट अवे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितना लेंगे हम लोग, 95 लाख में बिका 95 लाख। कॉस्ट कितना लेंगे, यहाँ पे आप ओरिजिनल कॉस्ट 20 लाख नहीं लोगे, बिकॉज 80 लाख के फेयर मार्केट वैल्यू पे तक तो आप टैक्स लगा ही चुके हो। तो 80 लाख फेयर मार्केट वैल्यू, दैट बिकम्स द न्यू कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस 95 लाख माइनस द न्यू कॉस्ट इज फेयर मार्केट वैल्यू 80 लाख, तो 15 लाख का आपको पीजीबीपी इनकम होगा। इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है इस केस में वो है ये,
both capital gains and PGBP are taxed in the actual year of sale. जब आप एक्चुअली बेचते हो पैसा आता है उस साल जाके फाइनली उस पर टैक्स लगेगा, वरना पहले कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले भाग में इंडेक्सेशन होगा, दूसरे भाग में कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा। कैपिटल गेन्स अट्रैक्ट तो हो जाता है 2007 में, पर टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता है इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट कैपिटल गेन्स एंड देन PGBP। नीचे वाला डिफरेंट है, उल्टा है। जब आप स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर रहे हो कैपिटल एसेट में, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप देखो 2002 से लेकर 2007 तक वो जो एसेट आपके पास शेयर्स है वो स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड को जब आप फाइनली कन्वर्ट करते हो इनटू कैपिटल एसेट, तब सेक्शन 28 ऑफ PGBP गेट्स अट्रैक्टेड एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 दैट इज रिगार्डेड एज PGBP, ऑल्दो बेचा नहीं है, तो जस्ट आपने उसको स्टॉक से कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, दैट इटसेल्फ इज लाइक अ सेल, और उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू उसी को आप सेल प्रोसीड मानकर प्रॉफिट निकाल लोगे और टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर PGBP कन्वर्जन के टाइम पे टैक्सेबल है, ठीक है। PGBP में कोई इंडेक्सेशन नहीं होता, कोई इंडेक्सेशन नहीं होता, ठीक है। सीधा सेलिंग प्राइस हम लोग डीम्ड कर लेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू 80 लाख, कॉस्ट है 20 लाख, तो 60 लाख का PGBP इनकम, और PGBP इनकम 2007 में ही टैक्सेबल, आपको टैक्स देना पड़ेगा। फाइनली आप बाद में जाके जब आप बेचोगे उसको, ठीक है, ठीक है, अब तो आपने उसको कैपिटल एसेट बना लिया, और कैपिटल एसेट जब बना लिया और कैपिटल एसेट को बेचोगे तब तो कैपिटल गेन्स टैक्स होगा और इंडेक्सेशन किया जाएगा। एक्चुअली आपने बेचा कितना 95 लाख में, तो माइनस कॉस्ट 80 लाख का इंडेक्सेशन करो 15 साल का, लेस करो, जो भी आएगा सो आएगा। यहां पर खास बात यह है कि पहले PGBP जो है वो 2007 में टैक्सेबल हो जाता है इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, और कैपिटल गेन्स बाद में टैक्सेबल होता है, एक साथ टैक्सेबल नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अब इन दोनों ही टॉपिक्स में स्टूडेंट का एक डाउट आ सकता है जो मैं पहले से बता देता हूं। सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक जगह प्रॉफिट है दूसरी जगह लॉस, मतलब मान लीजिए PGBP में प्रॉफिट है पर कैपिटल गेन्स पे लॉस आ रहा है, या उल्टा? हाँ, दोनों ही जगह पर या तो प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस या लॉस लॉस कुछ भी हो सकता है। तो उनका जो सेट ऑफ होगा वो तो सेट ऑफ चैप्टर के हिसाब से होगा। सेट ऑफ चैप्टर में PGBP कैपिटल गेन्स वगैरह के लॉसेस के सेट ऑफ को लेकर रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, तो वहां सेट ऑफ फॉलो किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मिक्स करके सेट ऑफ नहीं कर सकते, ओके, वो अलग अलग निकलेगा। 10 नंबर स्पेशल केस इज वेरी सिंपल। कहीं भी अगर आपके पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अवेलेबल नहीं है तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट है दैट इटसेल्फ इज रिगार्डेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 11 नंबर स्पेशल केस जबरदस्त है, यह है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही होता है, सबसे ज्यादा यही होता है। एक इंसान है जिसके पास जमीन है, उसके खानदान से चली आती जा रही है, ही इज अ लैंड ओनर, जमीन है उसके पास, पर उसकी कोई मंथली इनकम वगैरह नहीं है। तो एक बिल्डर जो है वो उसको अप्रोच करता है, बोलता है कि तुम मुझे ज़मीन दे दो, मैं इसमें बिल्डिंग बनाऊंगा, बिल्डिंग जब बनेगा तो उस बिल्डिंग में से 20% फ्लैट्स तुमको दे दूंगा और कुछ पैसा भी दे दूंगा। तो ये एग्रीमेंट हो जाता है। सच एन एग्रीमेंट बिटवीन द लैंड ओनर एंड द बिल्डर इज कॉल्ड जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। बिल्डर लोग को डेवलपर भी बोलते हैं, बिकॉज वो लोग जमीन पर बिल्डिंग डेवलप करते हैं, दे आर नोन एज डेवलपर्स, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। यहाँ पर जो लैंड ओनर है बेचारा, वो अपना लैंड ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो कैपिटल गेन्स टैक्स तो उसके ऊपर लगेगा। बट हम सब जानते हैं कि बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है, एंड मोस्टली ऐसे केसेस में क्या होता है, बिल्डर जो है वो लैंड ओनर को फ्लैट्स देता है आफ्टर कंस्ट्रक्शन, थोड़ा बहुत पैसा भी देता है। तो सरकार ने एक अच्छा काम किया, सरकार ने बोला कि लैंड ओनर जब अपनी जमीन दे रहा है बिल्डर को बनाने के लिए, ट्रांसफर ऑफ लैंड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, उस साल उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। द कैपिटल गेन्स टैक्स विल बी अट्रैक्टेड इन द ईयर व्हेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड। जब म्युनिसिपैलिटी से बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होगा उस प्रीवियस ईयर में जाके फाइनली एक साथ ही कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा लैंड ओनर पे, पहले कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये लैंड ओनर है इंडिविजुअल, ये HUF राहुल, उसने अपनी जमीन 2019 में कार्तिक को दी। कार्तिक एक रियल एस्टेट डेवलपर है। कार्तिक ने उसको कुछ पैसा एडवांस में 2019 में ही दे दिया, एडवांस में, पर उस एडवांस पे अभी टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स लगेगा फुल एंड फाइनल ईयर ऑफ कंप्लीशन में कैलकुलेट होगा। फाइनली 2022 में 3 साल के अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, तब कार्तिक ने जो बैलेंस पैसा होता है वो राहुल को दे दिया, प्लस कुछ फ्लैट्स भी दे दिए। तो 2022 वाला जो प्रीवियस ईयर है उसी में पूरा का पूरा, मतलब जो मनी मिला एडवांस लेकर प्लस जो फ्लैट्स मिला, उसका सारा एक साथ ही कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया जाएगा। थिंक अबाउट द लैंड ओनर, उनके लिए कैपिटल गेन्स का कंप्यूटेशन कैसा होगा? वेरी सिंपल, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू मनी रिसीव्ड प्लस SDV वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लैट्स रिसीव्ड।
तो जितना भी उसको फ्लैट या बिल्डिंग में शेयर मिला उसका एसडीवी वैल्यू और जो मनी मिला है वो इंक्लूडिंग एडवांस वो पूरा एफवीसी है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी उनका कॉस्ट रहा होगा उसका इंडेक्सेशन करके माइनस होगा। तो अच्छी बात ये है कि इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर टैक्स नहीं लग रहा, जब फाइनली कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा तब टैक्स लगेगा। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये। 12 आज का आखिरी, अभी का आखिरी स्पेशल केस, रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज की जो लैंग्वेज और जिस तरह से ये कैपिटल गेन्स में लिखा हुआ है ना, उस तरह से हर एक स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो मैं तुमको पूरा क्लियर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, मैंने स्टेप्स भी दिए हैं, ध्यान से सुनना। एक सीनियर सिटीजन दंपत्ति है, अ कपल, दोनों हस्बैंड वाइफ 60 साल एज है, तो सीनियर सिटीजन है। इन लोगों की मंथली इनकम कुछ नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं है, मंथली इनकम नहीं है। और क्या होता है, बुढ़ापे में मंथली इनकम बहुत ज़्यादा चाहिए, बिकॉज मेडिकल के खर्चे वगैरह होते हैं, डॉक्टर का खर्चा, डायग्नोसिस होता है, दवाइयाँ होती हैं, बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्लस घर का जो खर्चा है वो भी। इनके बच्चे अलग रहते हैं, वो इनको मंथली कुछ पैसा दे नहीं रहे। तो ये जो सीनियर सिटीजन है, दे हैव गॉट अ हाउस, इनके पास एक घर है, प्रॉपर्टी है जिसमें लोग रहते हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक स्कीम लेके आई जिसका नाम है रिवर्स मॉर्टगेज। यहाँ पर ऐसा कुछ फंडा होता है कि वो जो ओल्ड कपल है वो अपना प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख देगा, मॉर्टगेज, और बदले में बैंक उस प्रॉपर्टी के एवज में एक लोन वैल्यू कैलकुलेट करेगा कि इस प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के अगेंस्ट कितना लोन दिया जा सकता है। वो लोन का जो पैसा है वो बैंक वाला एक झटके में नहीं देगा। नॉर्मली क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, उसके हिसाब से लोन वैल्यू निकलता है और लोन वैल्यू एक झटके में आपको मिल जाता है। यहाँ वैसा नहीं होगा। सपोज इन लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो 5 करोड़ की थी, तो इन्होंने बैंक के पास गिरवी रखा, बैंक ने उसका लोन वैल्यू कैलकुलेट किया और बोला कि ठीक है, हम आपको लगातार 30 साल तक हर महीने 50,000 रुपया दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो मतलब द बैंक डज नॉट गिव लोन टू द बोरोवर इन वन शॉट, बल्कि 30 साल तक, अब जैसे 60 साल की है, 90 साल तक की एस्टिमेटेड लाइफ है, तो 30 साल तक बैंक वाला हर महीने उनको पैसा देता रहेगा। ठीक है, हर महीने। फिर 30 साल के एंड में क्या होगा, या तो ये कपल जिंदा है तो, या फिर इनके जो लीगल है वारिस, वो बैंक को पूरा 30 साल का इंस्टॉलमेंट का लोन एक बार में चुका के प्रॉपर्टी छुड़वा लेंगे, वरना बैंक वाला प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा, बेच के अपना लोन का पैसा रिकवर करेगा, और जो डिफरेंस है वो उस कपल को या उनके लीगल हेयर को पकड़ा देगा। दैट इज द स्टोरी ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज। सर व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स? देखो, मॉर्टगेज आप कर रहे हो बैंक के पास, दैट इज अ डायरेक्ट थिंग। रिवर्स इसलिए बिकॉज नॉर्मली जब आप लोन लेते हो तो उसका कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है, आपको लोन एक झटके में मिलता है और फिर आप मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक को देते हो, या उल्टा है, लोन एक झटके में आपको नहीं मिल रहा है, बैंक उल्टा आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देता रहता है 30 साल तक, और फिर बाद में आप लास्ट में एक झटके में बैंक को पेमेंट करते हो। तो कैश फ्लो का पैटर्न रिवर्स है। इन अ यूजुअल कैश फ्लो पैटर्न, borrower gets a lump sum amount in the beginning and then the borrower pays monthly installments for several years. Here it is reverse. The bank pays monthly installment to the old couple for a number of years, and at the end, either the lender himself or their legal heir, they pay lump sum amount in settlement to the bank. So cash flow का पैटर्न रिवर्स है, इसीलिए इसको अपने बोलते हैं रिवर्स मॉर्टगेज। अब यहाँ कैपिटल गेन्स का रोल ये है कि कैपिटल गेन्स में सेक्शन नंबर 47 होता है एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, वो बोलता है कि जब आप शुरू में अपनी प्रॉपर्टी बैंक के नाम पे गिरवी कर रहे हो या उनके नाम पे ट्रांसफर का एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे हो, तो वो तो एक मॉर्टगेज ही है, तो वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, उस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स उस वक्त लगेगा ही नहीं, विच इज कॉमन सेंस। सेकंड, ये सेकंड वाला बहुत अच्छा है, ये सेक्शन नंबर 10 में लिखा है, जो एग्जेम्पशन का मेन सेक्शन है, कि जब बैंक वाला मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है उस ओल्ड कपल को, तो वो जो मंथली इनकम आ रही है इनके पास, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो मतलब 30 साल तक जो मंथली इंस्टॉलमेंट इस ओल्ड कपल को मिलता रहेगा, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं है, कैसा भी टैक्स नहीं है, एग्जेम्पशन का सेक्शन नंबर 10। ठीक है, फाइनली 30 साल बाद लास्ट में जाके जब वो लोन को चुका देंगे और प्रॉपर्टी छुड़ा लेंगे, तब तो बात खत्म, नो कैपिटल गेन्स। लेकिन सपोज 30 साल हो गए, अब वो ओल्ड कपल के पास बैंक को लोन चुकाने का एक साथ पैसा है नहीं, ठीक है, और लीगल एयर भी नहीं चुका रहा, तब बैंक क्या करेगा, बैंक उनकी प्रॉपर्टी को बेचेगा। जो प्रॉपर्टी 5 करोड़ की थी, 30 साल बाद तो उसके दाम और बढ़ जाएंगे, तो बैंक वाला उस प्रॉपर्टी को बेचेगा, उससे जो पैसा आएगा उससे अपना 5 करोड़ का लोन लेके हटाएगा, और जो डिफरेंस सरप्लस है वो कपल को या उसके लीगल हेयर को दे देगा। तो फाइनली जब वो ऑक्शन होता है ना प्रॉपर्टी, दैट टाइम कैपिटल गेन्स इज अट्रैक्टेड, और पूरा कैपिटल गेन्स का कंप्यूटेशन होता है जैसे नॉर्मली किया जाता है, एफवीसी माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेच रहा है बैंक ऑक्शन में, लेकिन माना जाएगा कि बेच रहा है वो ओल्ड कपल, वही ट्रांसफर करें ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी सेलिंग प्राइस सेलेक्ट से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी उस वक्त 12 करोड़ में बिकी, तो 12 करोड़ रुपए आए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 12 करोड़, माइनस
इस कपल ने वो प्रॉपर्टी जब खरीदा था वही वाला इंडेक्स कॉस्ट माइनस करोगे, कैपिटल गेन्स आएगा, उस पर जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स है वो पे करना पड़ेगा इस ओल्ड कपल को। दैट इज द फंडा, ठीक है। तो ये है पूरा रिवर्स मॉर्गेज का ज्ञान। यहाँ कैश फ्लो पैटर्न रिवर्स होता है, मतलब बैंक शुरू में आपको मंथली पैसे देता है और फिर लास्ट में कई सालों के बाद आप एक साथ लमसम पेमेंट करो, वरना बैंक आपके गिरवी किए हुए प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिकवर करेगा, सरप्लस आपको दे देगा। कैपिटल गेन सीधा लास्ट में होता है, जब 30 साल का पीरियड वो पूरा बीत गया, उसके बाद अगर बैंक प्रॉपर्टी को बेच रहा है तब जो कपल है उनके हाथ में कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन होगा और उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी द प्राइस एट विच द प्रॉपर्टी सोल्ड माइनस द इंडेक्स कॉस्ट जिसपे वो खरीदे थे। कैलकुलेशन में कोई बड़ा मेजर इफेक्ट नहीं है, कैलकुलेशन जैसा होता है वैसा ही है, ठीक है। तो सर ये था रिवीजन, 6 स्पेशल केस हमने किए, और भी कुछ स्पेशल केसेस अब हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।